पीडीपी ने डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात न करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में पार्टी ने कमीशन को एक खत लिखा है। पीडीपी ने खदशा जाहिर किया है कि हदबंदी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बाकी बचे सियासी इख्तियारात भी खत्म किए जा सकते हैं। पीडीपी ने इल्जाम लगाया कि एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की खातिर असेंबली हकों की असर नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर पीडीपी ने अपने खत में निहायत ही सख्त अल्फाज में बरहमी का इजहार किया है। डिलिमिटेशन कमीशन के पास कानूनी और आईनी मैंडेट न होने की पीडीपी ने बात कही है और पीडीपी ने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी के नतीजे से पहले ये मंसूबा बंदी तरीके से तय है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगियों में सहूलत लाने की कोई भी कोशिश न होने पर पीडीपी ने अपने खत में मायूसी का इजहार किया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन का आज जो है जम्मू कश्मीर का दौरा होना है और तमाम तर सियासी जमातों से डिलिमिटेशन कमीशन मुलाकात करेगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, तो तमाम तर पार्टियों से ही डिलिमिटेशन कमीशन की मुलाकात होगी। और वहीं पीडीपी ने डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात न करने का फैसला लिया है। पार्टी ने कमीशन को खत भी लिखा है। पीडीपी ने खदशा जाहिर किया है कि हदबंदी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बाकी बचे सियासी इख्तियारात भी खत्म किए जा सकते हैं। पीडीपी ने इल्जाम लगाया है कि एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की खातिर असेंबली हल्कों की असर नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर पीडीपी ने अपने खत में निहायत ही सख्त अल्फाज में बरहमी का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से समझा जा रहा था कि पीडीपी जो है वो डिलिमिटेशन प्रोसेस में हिस्सा न ले, लेकिन पीडीपी का कोई रोल भी नहीं माना जा रहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में होने का, तो ऐसे में इस तरह के बयान को, ऐसे खत को कैसे देखा जा रहा है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो पीडीपी का जो ये लेटर सामने आ रहा है जो डिलिमिटेशन कमीशन को लिखा है, तो एक बहुत बड़ी खबर इसको इस टाइम देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं काफी सेंसिटिव पॉइंट्स में उठाए गए। इसमें डिलिमिटेशन कमीशन की कारकर्दगी पे ही सवाल खड़ा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए ये सब जो कार्रवाइयां इस टाइम कर रही है, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होने जा रहा है। साफ तौर पे उन्होंने बीजेपी का नाम ना लेके सिर्फ इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो कमीशन है वो यहाँ कश्मीर पहुंच चुका है, श्रीनगर में पहुंच गया है वो, और यहाँ पे जो एक निजी होटल है वहां पे इस टाइम वो बैठे हैं। तो जो लीडर से सिलसिला होगा मिलने का वो 2-2:30 बजे के बाद ही शुरू होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले जो है नेशनल पार्टीज जो है कांग्रेस या बीजेपी या बहुजन समाजवाद पार्टी, उनसे ये लीडर ये कमीशन मिलेगा। और जो सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज यानी कि 5 बजे के बाद की जो मीटिंग्स होंगी वो उसमें जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, तो वो इसमें उसमें मुलाकी होंगे। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीडीपी जो है, पीडीपी इस कमीशन से दूर रह रही है। साथ में ये भी दावा कर रही है कि जो कमीशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने की मंशा से ये सारा तर्ज अमल जो है वो कर रहा है। साथ में उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन पे ये भी सवाल खड़ा किया है कि अगर 2026 तक अगर पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन का प्रोसेस हाल्ट कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को ही अलग से क्यों लिया गया और जम्मू कश्मीर में ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट कर दिया गया। उन्होंने इस लेटर में काफी आर्टिकल 35 और 370 के हवाले से भी जिक्र किया गया। कश्मीरियों को ह्यूमिलेट करने का भी इस लेटर में जिक्र है। काफी सारे पॉइंट्स इसमें उठाए गए हैं। अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल कार्ड जो ये पीडीपी के पास था वो पीडीपी ने खेला है, इस बार पॉलिटिकल दाव खेला है, क्योंकि इससे जो अवाम में है उनको एज मिल सकती है, जो वोट बैंक उनका है उसमें उनको काफी एज मिल सकती है। क्योंकि अगर लोग सवाल भी उठाते हैं तो कल को वो कह सकते हैं कि वो इस कमीशन से दूर रहे और इस कमीशन से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल परवेज, और एनसी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड? क्योंकि हमने देखा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उमर अब्दुल्ला ने भी यही पॉइंट कहा था, जो कि लेटर में मेंशन किया गया है कि जब पूरे मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन हो रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर में पहले ही क्यों किया जा रहा है? बात तो इंक्लूसिव होने की थी, तो फिर अलग यहाँ पर कश्मीर को क्यों किया जा रहा? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो दोहरा उनका इसमें
रुख दिखाई दे रहा है। एक तरफ से ये सारे मुद्दे वो पहले भी उठा चुके हैं और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन साथ में जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उनको एश्योरेंस दी कि वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके साथ अच्छी तरह से ताउन करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं वो हाईएस्ट मेंबर हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनकी राय काफी मानेखेज मानी जा रही है उस टाइम पे जब कमीशन अपना फाइनल जो इसमें जो प्रोसेस में जो डिसीजन लेगी तो उनका फैसला उसमें काफी अहम माना जा रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो रुख सामने आ रहे हैं। बयानों में अगर हम देखें तो बयानों में वो ये सारे मुद्दे तो उठा रहे हैं जो आज पीडीपी ने कहे हैं, ताहम उनका बाकायदा एक टीम है जो उनकी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन के से मिलने जा रही है। तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम उनको दिया गया है। इस टीम की क़यादत जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे अब्दुर्रहीम राथर वो और जो प्रोविंशियल कश्मीर प्रोविंस के जो प्रेसिडेंट है एनसी के नाफिस असलम वानी वो इनके साथ तकरीबन 4 मेंबर और हैं और वो मुलाकात होंगे इनसे। तो लोगों में इसका कंफ्यूजन जरूर है कि अगर बयानात में एक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस कमीशन से दूरी क्यों नहीं बना के रखी जिस तरह से पीडीपी ने बनाई। जी बिल्कुल परवेज, और वहीं डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज के लिए कितनी सूटेबल है, या फिर जो लोकल पार्टीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको क्या नुकसान पहुंच सकता है डीलिमिटेशन प्रोसेस से? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें तो ये काफी एक सेंसिटिव इशू है डिलिमिटेशन प्रोसेस का जो है। इसकी जम्मू से लगातार मांग हो रही थी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इसको किया जाए और वहाँ की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 23 सीटें टोटल यहाँ पे जे&के स्टेट में है, जिसमें कुछ सीटें जो है वो पीओके के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। तो 23 सीट को बढ़ा के जो बात चल रही है 23 सीट को 90 करके 7 सीटें बढ़ाने की बात इसमें हो रही है। तो ये 7 सीटें ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये जम्मू की पॉकेट में जा रहा है और इससे जो एक बहुत ही पॉलिटिकल डिवाइड होने की आशंका जो एक्सपर्ट्स भी हैं यहाँ पे या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं उनको भी लग रहा है कि एक पॉलिटिकल डिवाइड इससे हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन ही यहाँ पे करना था तो बेहतर ये रहता कि जब यहाँ पे प्रॉपर असेंबली होती, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स होते, उनसे सलाह मशवरा करके पूरी तरह से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता। दूसरा अगर हम इसमें एक और पहलू ये भी है कि जो ये प्रोसेस है ये 2011 में सेंसस हुआ है। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा 2011 से अभी तक आप देखिए कितनी चेंज आई है, पॉपुलेशन वाइज भी कितनी सारी चेंजेस आई हैं। तो ऐसे में शक-ओ-शुबा होना इस कमीशन की कारकर्दगी पे ये यहाँ लोगों को भी खदशा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये खदशा है। ताहम जो जोर दिया गया था ऑल पार्टी मीटिंग में उसके चलते जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं इस कमीशन से। बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये जोर दिया था कि तमाम तर जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो डीलिमिटेशन प्रोसेस में जरूर हिस्सा ले। परवेज, बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विटर का एतराफ हो चुका है आईटी के नए कवानीन की तामील पूरी तरह नहीं की गई है। शिकायत अफसर के इस्तीफे के बाद नए अफसर की तकर्रुरी क्यों नहीं की गई, अदालत ने यह दरियाफ्त किया है। नए अफसर की तकर्रुरी में ताखीर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की सरजनिश की। आपको बता दें 8 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली समाअत होनी है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ट्विटर ने एतराफ कर लिया है कि जो नए आईटी के कवानीन हैं उन पर जो है तामील नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति के मामले में ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अभी ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति भी दर्ज कराई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उन्हें 90 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 90 दिन का समय जो है वो बीत गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आपको किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है मुनज़्ज़ा कि ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। इस पर ट्विटर की तरफ से सुनवाई थोड़ी देर के लिए टाल दी गई थी। हालांकि ट्विटर के जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि इस समय कैलिफोर्निया और भारत का जो समय अंतराल है वो डिफरेंस है, क्योंकि वहां रात है, जिसकी वजह से उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया और इसकी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई है ट्विटर के वकील के द्वारा।
फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो सुनवाई है मुनज्जा वो 8 जुलाई के लिए टाल दी है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर के वकील से ये कहा है कि ट्विटर 8 जुलाई को न केवल ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में ही जानकारी हाई कोर्ट को देगा, बल्कि भारतीय कानून के आईटी नियमों के मुताबिक जो भी बदलाव ट्विटर को भारतीय कानून के तहत करने के लिए कहा जा रहा है उन तमाम समाधान के साथ ही उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट की एक बड़ी फटकार है ट्विटर को, और ये कहा है कि आईटी नियमों के मुताबिक ट्विटर उन तमाम समस्याओं का निदान जल्द से जल्द करे जो फिलहाल भारतीय कानून के तहत बनाए गए हैं, क्योंकि भारतीय कानून कहीं ना कहीं उस देश के लिए सबसे बड़ा मापदंड होगा, और इसीलिए ये फटकार फिलहाल ट्विटर को लगाई गई है। अब 8 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है वो बेहद अहम सुनवाई मानी जाएगी, और उसी दिन ट्विटर की तरफ से ये बताना होगा कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति और साथ ही साथ भारतीय कानून मुताबिक वो किस प्रकार से नियमों में बदलाव कर रहे हैं। बिल्कुल। सुशील, ये बताएं कि 8 जुलाई तक अगर नए अफसर की तकर्री हो जाती है तो क्या ट्विटर इंडिया के लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई है वो कम हो सकती है? जी देखिए, भारत के सामने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति का मसला नहीं है। हमारे भारत के सामने मसला ये है कि जो ट्विटर को लेकर या सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर जो फिलहाल नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन ट्विटर को करना है, और ट्विटर की तरफ से जो एफिडेविट मुनज़्ज़ा दाखिल किया गया कोर्ट में वो ये कहा गया कि वो फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत सरकार ये कह रही है कि अगर उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हाईकोर्ट में कही गई है, और हाईकोर्ट ने भी आज ये कहा है कि अगर ट्विटर के खिलाफ कोई कार्रवाई केंद्र सरकार करना चाहती है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। अब सवाल इस मामले में यह है कि ट्विटर के द्वारा भारत में ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के साथ साथ जो नियम बनाए गए हैं आईटी के नए नियम, फिलहाल उन नियमों के पालन के लिए क्या ट्विटर भारत सरकार के इस नियमों के तहत राजी करता है या फिर नहीं राजी होता है, ये एक बड़ा विषय है फिलहाल ट्विटर के सामने। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में कोरोना जाबाजों के लिए हुकूमत के जरिए किए गए ऐलानात और उनके निफाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए किए गए ऐलानात को अवाम के साथ न सिर्फ धोखा करार दिया है बल्कि हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए जिन फलाही स्कीमों का ऐलान किया गया था उसका निफाज जमीनी सतह पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने हुकूमत से कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए बेसहारा बच्चों और सहाफियों के अहले खाना को हुकूमत की जानिब से दी गई इमदाद को जाहिर करने का मुतालबा किया है। वहीं हुकूमत ने कांग्रेस के इल्जाम को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया है बल्कि शिवराज काबीना के अहम वजीर और मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कांग्रेस को 3F यानी फॉल्स, फेक और फर्जी लोगों की पार्टी करार देते हुए सहाफियों से उनकी बात पर तवज्जो नहीं देने की अपील की है। कोरोना महामारी के दौरान जिनकी कोविड से मृत्यु हुई उनके कल्याण के लिए जो बहुप्रचारित योजनाएं बनाई गई उनका लाभ जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने गोद लिया, कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने सहायता पहुंचाई, कितने परिवार जो उजड़ गए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को परेशानी है, सतह तक ये जमीन तक ये पहुंच ही नहीं रही है योजनाओं का लाभ। ध्यान नहीं दीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 3F पर काम करती है, फेक, फॉल्स और फर्जी। उनका ट्विटर अकाउंट भी, उनका फेसबुक अकाउंट भी इन 3F पर आधारित है। फर्जी उनके फॉलोअर हैं, फॉल्स उनकी न्यूज है, फेक न्यूज पर आधारित है।
इसलिए फर्जी, फेक और फॉल्स ये कांग्रेस की रीति है, नीति है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि अगर मध्य प्रदेश हुकूमत लोगों की मदद कर रही है तो डेटा जाहिर क्यों नहीं करती? मुनता, हुकूमत से जो सवाल किया गया है वो सवाल जायज़ भी है, क्योंकि तमाम लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत ने जिन फलाही स्कीमों का ऐलान किया था उसका निफाज किया गया है, तो उसकी जो है तमाम चीज़ें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और फिर अब जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरी मुल्क में तमाम लोगों को इस बात को जानने का हक है कि हुकूमत ने अगर ऐलान किया है तो ऐलान वो सड़क पर या पब्लिक की उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और इसी बात को लेकर जब कांग्रेस ने सवाल किया तो बजाय उसका जवाब देने की कि हुकूमत के जरिए कितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया है, और हुकूमत के जरिए जब सहाफ़ियों के लिए जो ऐलान किया गया था कि कुर्ना जाबाज जो सहाफ़ी अगर उनका इंतकाल होता है तो उनके अहल खाना को 50 लाख रुपए तक की माली इमदाद दी जाएगी, तो कांग्रेस के सवाल पर जवाब देने के बजाय मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने यह कर के बात टाल दी कि कांग्रेस जो है 3F पर काम करती है, फैक्ट, फॉल और जो है फर्जी उस पर बात की जा रही है। लेकिन सवाल बुनियादी यह है कि अगर अपोजिशन सवाल करता है और हुकूमत अपोजिशन के सवाल का जवाब नहीं देगी तो फिर हुकूमत जवाब किसको देगी? हुकूमत को बजाय इसके कि सियासत पर सियासत करने के इसका जवाब देना चाहिए कि अब तक कितने बच्चों को, जो वो बच्चे जो कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए हैं, कितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया है और कितने पर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि कल जब मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह इंदौर गए थे तो उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया था कि जो है हुकूमत के जरिए काम किया जा रहा है, और अगर कहीं पर कोई बच्चा रह गया है तो उसकी तफसीलात हुकूमत के मुताल्लिका शोबे को दी जाए ताकि उस पर काम किया जा सके और किसी बच्चे को महरूम न किया जाए। और इस वक्त भी थोड़ी पहले जो है मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग में भी इस मामले को जो है कुछ वजीरों के जरिए उठाया गया कि हुकूमत अपोजिशन के जरिए से सवाल उठाया जा रहा है, उस पर रणनीति क्या होगी। तो वजीर आला के जरिए एक मीटिंग और बुलाई गई है, जिस मीटिंग जारी है उसमें क्या निकलता है बाद में पता चलेगा। बिल्कुल मेहताब, और कांग्रेस जो है लगातार कई मुद्दों पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। अगर हम वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें, नर्सों का मुद्दा रहा, हड़ताल रही, उस पर भी कांग्रेस जमकर हमला बोला मध्य प्रदेश सरकार पर, और अब जो डेटा को लेकर के कि अगर ऐलानात किए गए, मदद की गई, उस पर भी तो कांग्रेस फुल मोड में लग रही है और पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार को घेरे हुए है। देखिए, यकीनी तौर पर अपोजिशन का काम है कि उसको जो स्कीम्स है और हुकूमत ने जो ऐलान किए हैं उसको मंजर आम पर ले आना, और हुकूमत का ये भी काम है कि जो ऐलानात किए गए हैं उस पर अमल दरामद करना। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में आइना महीनों में बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं, तो दोनों पार्टियां जो है इसको लेकर तैयारी कर रही हैं। और फिर जो आज मध्य प्रदेश की काबीना की जो मीटिंग जिस वक्त चल रही है, मीटिंग में जो एक बड़ा मामला है कि मध्य प्रदेश की 6,876 कॉलोनियां जो गैर कानूनी है, उन कॉलोनियों को लीगल दर्जा देने का मामला है ताकि उसके जरिए वोटरों को रागिब किया जा सके। तो यहाँ पे सवाल, जब गैर कानूनी कॉलोनियां 1-2 दिन में तामीर नहीं हुई, अगर ये तामीर हुई है तो इस पर पर्दा क्यों डाला गया, और इसके जरिए जिस तरह से लीगल किया जा रहा है तो इससे एक नई नज़ीर कायम होगी कि आइंदा भी लोग जो है लीगल तरीके से जो है कॉलोनियों को की तामीर करते रहेंगे। और उनको मालूम है कि हुकूमतें जब भी इक़्तिदार में आएंगी तो उनके जरिए वोट के नाम पर इस तरह से गैर कानूनी चीज़ों को कानूनी दर्जा हासिल हो जाएगा। यहाँ पर इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और वहीं पर कोरोना, जिस तरह से आपने कहा, आज 7वें दिन मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए नर्सों की हड़ताल को हिमायत देने के बाद वहां पर भी जो हम देख रहे हैं कि एक सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश के वजीर ने यहाँ तक कहा कि जो है कमलनाथ के ज़माने में भी नर्सों की मामला था, तब कमलनाथ ने उसकी हिमायत नहीं की। अब इस तरह की चीज़ों पर हिमायत करके कांग्रेस सिर्फ सियासत पर सियासत करना चाहती है। नर्सों के मामले में कल जबलपुर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब उसमें क्या तय होता है ये देखना होगा कि जबलपुर हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है और उसके बाद नर्सों का रुख क्या होता है। बिल्कुल मेहताब, जहां बल्दियाती इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, वहीं जो सियासी पार्टियां हैं वो भी तैयारियों में जुट गई हैं और सियासत करने में जुटी हुई है। मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। यह अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाविकास अघाड़ी और ऑपोजिशन के बीच खींचतान जारी है। असेंबली अहाते में माइक के इस्तेमाल पर कार्रवाई हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साबिका हुकूमत में फोन टैपिंग के मामले पर जांच होगी। फोन टैपिंग केस में असेंबली के आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश की जाएगी। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं, महाविकास अघाड़ी और ऑपोजिशन के बीच का खींचतान जारी है। असेंबली अहाते में माइक के इस्तेमाल पर कार्रवाई हो सकती है, वहीं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साबिका हुकूमत में फोन टैपिंग के मामले की जांच होगी।
फोन टैपिंग केस में असेंबली के आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में आज कोरोना के 111 दिनों में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 34,703 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 553 अमवात हुई हैं, जो कि अब तक की सबसे कम तादाद है। पिछले 24 घंटों में 51,864 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 4,64,357 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में जारी टीकाकारी की बात करें तो अब तक कोरोना के खिलाफ 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पर मीडिया से उन्होंने बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा देने की बात कही। जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,